अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का वीडियो लेक्चर जो है हमारा अकाउंटिंग के अंदर लाइबिलिटीज़ के हवाले से। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है अकाउंटिंग में लाइबिलिटीज़ और लाइबिलिटीज़ की टाइप को हम डिस्कस करेंगे। आई एम शाहरुख फिरोजवी। आई एम हेयर टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइबिलिटीज़ एंड इट्स टाइप्स इन अकाउंटिंग। यू कैन फाइंड मी एट shahrukh.firozvi@gmail.com। Liabilities and its types. Liabilities in accounting. Subscribe my YouTube channel Shahrukh Firozvi for more updates regarding accounting education. टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम देखेंगे तो सबसे पहले हम लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे, उसके बाद उसके टाइप्स में करंट लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे और सबसे लास्ट में हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं लाइबिलिटीज़ की डेफिनेशन के हवाले से। Definition of liabilities. Liabilities are the financial debts and obligations of your company. If you promise to pay a sum of money in the future and haven't paid them yet, that is liability. Liabilities can help companies to organize successful business operations and accelerate value creation. Liabilities जो है वो कंपनीज़ के अंदर वो तमाम फाइनेंशियल डेट्स होती हैं, वो तमाम कर्ज़े होते हैं, तमाम ऑब्लिगेशंस होती हैं, तमाम कर्ज़े होते हैं आपकी कंपनी के अंदर। अगर आप किसी को वादा करते हैं कि आप एक कुछ रकम जो है फ्यूचर के अंदर अदा करेंगे और कोई भी वो रकम जो आपने किसी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन की वजह से अदा नहीं की है, तो वो तमाम चीज़ें लाइबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। लाइबिलिटीज़ जो है वो कंपनी को एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेशन के अंदर और उसकी एक कंपनी की वर्थ और वैल्यू क्रिएशन के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करता है। मिसाल के तौर पे सिंपल अंडरस्टैंडिंग के अंदर हम लाइबिलिटीज़ की डेफिनेशन को ऐसे देखें कि बिज़नेस के अंदर हम जो भी एसेट्स परचेस करते हैं और वो एसेट अगर हम क्रेडिट के ऊपर परचेस कर रहे हैं और उसकी पेमेंट डिले हो रही है फ्यूचर टाइम पीरियड के अंदर, तो वो तमाम चीज़ें लाइबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। जैसे कि एसेट्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, फर्नीचर, फिक्सचर, इक्विपमेंट, मशीनरीज या इसके अलावा व्हीकल्स, कोई भी एसेट हम बिल्डिंग, कुछ भी एसेट हम परचेस कर रहे हैं और पेमेंट उसकी डिले हो रही है फ्यूचर टाइम पीरियड के अंदर, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आपकी लाइबिलिटी सेक्शन के अंदर आती हैं। इसी तरह अगर एसेट के अलावा हम बात करते हैं तो हम जैसे मर्चेंडाइज़ भी हम परचेज़ करते हैं, जैसे इसका हम बिज़नेस कर रहे हैं, मर्चेंडाइज़ परचेज़ कर रहे हैं और मर्चेंडाइज़ परचेज़ कर रहे हैं हम क्रेडिट के ऊपर और उसकी पेमेंट डिले हो रही है फ्यूचर टाइम पीरियड के अंदर, तो वो भी लाइबिलिटी के अंदर आती है। इसी तरह हम कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ट करते हैं बिज़नेस के अंदर, तो वो एक्सपेंसेस एक्चुअल में हो जाते हैं लेकिन उन एक्सपेंसेस की अदायगी नहीं हो पाती, तो वो एक्सपेंसेस भी लाइबिलिटी के अंदर आती हैं। जैसे कि आपकी जो है वो सैलरी है एम्प्लॉयज़ को देनी है और उसकी अदायगी अभी आपने नहीं की, एक्सपेंसेस हो चुका है लेकिन अदायगी अभी तक नहीं हुई, तो वो भी आपकी लाइबिलिटी के अंदर आती है। तो एग्जांपल्स के अंदर जब हम लाइबिलिटी के एग्जांपल्स को देखेंगे तो उसमें डिफरेंट लाइबिलिटीज़ की हम बात करेंगे। तो आगे हम देखते हैं लाइबिलिटीज़ के अंदर टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें करंट लाइबिलिटीज़ हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ हैं। लेट अस लुक एट द वेरियस टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं तो करंट लाइबिलिटीज़ आर दोज लाइबिलिटीज़ दैट आर नॉर्मली ड्यू एंड पेबल विद इन 1 year. Another word for these liabilities is short-term liabilities, which become due within a shorter period, say within 1 year. करंट लाइबिलिटीज से मुराद वो तमाम कर्ज़े हैं जो कि नॉर्मली 1 साल के अंदर ड्यू होते हैं, 1 साल के अंदर अदा करने होते हैं। और करंट लाइबिलिटीज़ के लिए हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ का भी वर्ड यूज़ करते हैं। वो तमाम कर्ज़े जो कि 1 साल के अंदर ड्यू हों, यानी कि 1 साल के अंदर अदा करने हों, वो तमाम कर्ज़े किसके अंदर आते हैं? करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आते हैं। यानी कि इनका टाइम पीरियड जो है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है। इन कर्ज़ों को आपको 1 साल के अंदर अदा करना लाजमी होता है। कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर हमारे पास अकाउंट्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स है। तो अकाउंट्स पेबल से मुराद वो तमाम अकाउंट्स जो कि किसी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए जो है ओपन किया जाता है। मिसाल के तौर पे हमने लाइबिलिटीज़ की डेफिनेशन के अंदर भी बात की थी, तो मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि जैसे कि कोई भी एसेट आप परचेज़ कर रहे हैं और उसकी अदायगी करनी है, तो उसके लिए हम जो लाइबिलिटी का अकाउंट ओपन करते हैं
वो चीज़ अकाउंट्स पेबल कहलाती है। और मुख्तलिफ सप्लायर्स की होती है। किसी भी ज़रूरी तो नहीं होता कि हम बिज़नेस के अंदर सिर्फ एक सप्लायर से ही कोई भी माल परचेज़ कर रहे हों। हम डिफरेंट क्रेडिटर्स से माल परचेज़ करते हैं, डिफरेंट सप्लायर्स से माल परचेज़ करते हैं, तो उनके नाम से हम अकाउंट्स पेबल का अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो वो चीज़ अकाउंट्स पेबल के अंदर आती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने किसी से फर्नीचर परचेज़ किया है, कोई एक पर्टिकुलर नेम है सप्लायर का, तो उसका अकाउंट्स पेबल मेंटेन किया जाएगा। इसी तरह हमने जो है कंप्यूटर किसी और सप्लायर से परचेज़ किया है, तो उसका भी अकाउंट्स पेबल डिफरेंट मेंटेन किया जाएगा उसके नाम के साथ। तो अकाउंट्स पेबल के लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह अकाउंट्स पेबल जो है वो मर्चेंडाइज़, जब हम बिज़नेस के अंदर मर्चेंडाइज़ परचेज़ करते हैं तो उसके लिए भी हम अकाउंट्स, अगर क्रेडिट पे परचेज़ कर रहे हैं तो उसके लिए अकाउंट्स पेबल का वर्ड यूज़ करते हैं। तो अकाउंट्स पेबल मीन्स के व्हेन वी परचेज एसेट्स ऑन क्रेडिट बेसिस इट इज़ रिकॉर्डेड एज एन अकाउंट्स पेबल इन अकाउंटिंग। तो अकाउंट्स पेबल एक जर्नल अकाउंट है जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं सैलरीज़ और वेजेस पेबल की तरफ। तो सैलरीज़ और वेजेस पेबल जो है वो अक्रूड एक्सपेंसेस के अंदर आता है। नीचे हम अक्रूड एक्सपेंसेस की बात करेंगे। तो उसके अक्रूड एक्सपेंसेस से मुराद वो तमाम एक्सपेंसेस जिसकी जो कि एक्चुअल में एक्सपेंस हो जाता है, एक्सपेंस इनकर्ड हो जाता है, लेकिन उनकी अदायगी नहीं हो पाती। जैसे मिसाल के तौर पे सैलरीज़ जो है वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर, यानी कि एम्प्लॉयज़ से हमने सर्विसेज ले ली हैं, उनको सैलरी दी नहीं है, सैलरी ड्यू हो गई है, तो वो सैलरीज पेबल है। इसी तरह वेजेस में जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने जो है वो पर डे इनकम पे अगर हमारे पास कोई काम कर रहा है तो उसने अपनी सर्विसेज दे दी हैं और हमने उनको अदायगी नहीं की, वो वेजेस पेबल है। तो कोई भी एक्सपेंस, जैसे यूटिलिटी भी हो सकती है कि कोई भी एक्सपेंस हमारे पास से वो एक्सपेंस एक्चुअल में इनकर्ड हो गया है बस, बट उसकी अदायगी अब तक नहीं हो पाई, तो वो अक्रूड एक्सपेंसेस में आता है, उसकी अदायगी करनी होती है। टैक्सेस भी एक्सपेंस है। टैक्सेस अगर इनकर्ड हो गया लेकिन उसकी अदायगी नहीं कर पाए तो वो टैक्सेस पेबल है। सैलरीज पेबल है, वेजेस पेबल है, इसके अलावा जो है वो यूटिलिटीज़ पेबल है, तो डिफरेंट एडवर्टाइजिंग पेबल हो सकता है। तो वो जितने भी एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बट द पेमेंट इज़ ड्यू, और पेमेंट इज़ नॉट बीइंग डन, पेमेंट जो अब तक नहीं की गई है, वो तमाम चीज़ें जो है वो किसके अंदर आती हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस के अंदर आती हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएटी और बोनस पेबल की। तो ग्रेजुएटी जो है वो एक रिटायरमेंट बेनिफिट है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जैसे कि पेंशन्स और प्रोविडेंट फंड होता है। तो ग्रेजुएटी जो है कोई लमसम अमाउंट ऑफ पेमेंट है, वर्कर को दिया जाता है उनके लिविंग सर्विसेज के बाद, यानी कि वो जब उनकी सर्विसेज कंप्लीट हो जाती हैं तो एक समझिए कि एक तरीके का वो एक गिफ्ट अमाउंट है। जैसे कि आपके पास से एक पेंशन और प्रोविडेंट फंड होता है, इसी तरीके का एक ग्रेजुएटी फंड है जो कि एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, और अगर उसकी अदायगी नहीं की गई है, पेबल है कंपनी के ऊपर, तो और ड्यू हो चुका है, तो वो चीज़ कहलाती है ग्रेजुएटी पेबल। इसी तरह बोनस भी है। बोनस भी एक प्लस सैलरी है, एडिशनल सैलरी है आपके पास, अगर वो ड्यू हुआ है और एम्प्लॉय को अभी तक अदा नहीं किया गया, वो बोनस पेबल है, ग्रेजुएटी पेबल है। इसी तरह इंटरेस्ट पेबल है। इंटरेस्ट एक्सेस टू द प्रिंसिपल अमाउंट है, वो अभी अदायगी करना है, तो वो इंटरेस्ट पेबल है। बिल्स पेबल है। सन्ड्री क्रेडिटर्स की हमने बात कर ली है। बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट से मुराद है कि वो एक्सेस अमाउंट जो हम विड्रॉ करते हैं अपने बैंक अकाउंट की लिमिट के एक्सेस, तो वो चीज़ कहलाती है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक हमें एक फैसिलिटी देता है कि अगर हमारे अकाउंट के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट है और हमें उससे एक्सेस अमाउंट की नीड है, तो बैंक हमें एक लिमिटेड अमाउंट सैंक्शन करता है कि हम अपने अकाउंट बैलेंस के मुताबिक उससे एक्सेस विड्रॉ कर सकें, तो वो चीज़ कहलाती है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये भी करंट लायबिलिटी का पार्ट है। इसी तरह अनक्लेम्ड डिविडेंड है। तो अनक्लेम्ड डिविडेंड और अनपेड डिविडेंड, अगर जैसे कि कंपनी जो है वो या कॉरपोरेशन जो है अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो डिविडेंड डिक्लेयर करने में शेयर होल्डर्स अगर उस कंपनी जो है यानी कि कंपनी जो है वो डिविडेंड उसने डिक्लेयर कर दिया है, रिटेन अर्निंग से डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है, और शेयर होल्डर अगर उसको क्लेम नहीं करे, उसको शेयर होल्डर रिसीव नहीं कर पाए,
तो वो चीज़ कहलाती है अनक्लेम्ड डिविडेंड, और वो भी कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है जब तक कि वो शेयर होल्डर्स को पे ना करे। यानी कि कंपनी के लिए, कंपनी के अकाउंट के लिए वो क्या है, लायबिलिटी है, अनक्लेम्ड डिविडेंड या और अनपेड डिविडेंड। इसी तरह प्री रिसिव्ड इनकम और एडवांस इनकम और अनर्न्ड इनकम, ये सब एक ही है। प्री रिसिव्ड और एडवांस इनकम का मतलब ये होता है कि आपने सर्विसेज अभी तक नहीं दी और अपने कस्टमर से और अपने क्लाइंट से जो है आपने पैसे एडवांस में ले लिए हैं, तो उस टाइम तक जब तक कि आप उसको सर्विसेज ना दें, वो चीज़ आपके लिए क्या कहलाती है, एडवांस इनकम कहलाती है, या प्री रिसीव्ड इनकम कहलाती है, या अनअर्न्ड इनकम कहलाती है। और वो अकाउंटिंग सेक्शन के अंदर लायबिलिटी के सेक्शन में आपकी करंट लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड की जाती है। वो कंपनी के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। इसी तरह सेल्स टैक्स पेबल है, इनकम टैक्स पेबल है, अदर टैक्सेस पेबल है, अक्रूड एक्सपेंसेस की हमने बात कर ली, इंस्टॉलमेंट ड्यू है विद इन 1 ईयर फॉर टर्म लोन्स एक्सेट्रा। वैसे बहुत सारी लायबिलिटीज़ हैं, करंट लायबिलिटीज़। मैं हम लोगों ने कोशिश की है कि उसमें एग्जांपल्स के अंदर मैक्सिमम लायबिलिटीज़ को डिस्कस करें, और मैंने कोशिश की है कि तमाम लायबिलिटीज़ को जो एक्सप्लेन भी करूं, ताकि आपको बात अच्छी तरीके से समझ आ सके कि लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ के अंदर कौन कौन सी लायबिलिटीज़ हम अकाउंटिंग के अंदर ट्रीट करते हैं, बिज़नेस के अंदर जो है कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज़ ट्रीट की जाती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़ में। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ से मुराद देखते हैं उसकी डेफिनेशन की तरफ। नॉन करंट लायबिलिटीज़ आर दोज लायबिलिटीज़ दैट डोंट ड्यू इमीडिएटली बट बिकम ड्यू आफ्टर अ ईयर और मोर। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ से मुराद वो तमाम कर्जे जो फ़ौरन से अदा नहीं किए जाते, वो लंबे अरसे के लिए होते हैं, 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए होते हैं। जिसमें एग्जांपल्स के तौर पर आपके पास लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, यानी कि लंबे अरसे का कुछ क्रेडिट होता है, कुछ लोन होता है, बैंक लोन वगैरह होता है। डिबेंचर्स पेबल और बॉन्ड्स पेबल है, कॉर्पोरेशन की लायबिलिटी है। इसी तरह डिफर्ड टैक्सेस लायबिलिटीज़ है। डिफर्ड टैक्सेस लायबिलिटीज़ इज़ अ लायबिलिटी ऑन कंपनीज बैलेंस शीट दैट रिकॉर्ड्स टैक्सेस दैट आर ओल्ड बट नॉट ड्यू टू बी पेड अंटिल अ फ्यूचर डेट। इसी तरह आपके पास मॉर्गेज पेबल है, लीज पेमेंट है, इंटरेस्ट है। सही है, इंटरेस्ट है। लीज पेमेंट है, से मुराद है लीज पेमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच वन पार्टी एग्रीज टू टेक प्रॉपर्टी ऑन लीज फ्रॉम अनदर पार्टी एंड द लीज लायबिलिटी रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर लीज पेमेंट ऑन द बैलेंस शीट। तो इसमें यहाँ पे यही सारी चीज़ें हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ जो है वो बिज़नेस के अंदर कम होती हैं, लेकिन होती हैं कॉरपोरेशन के अंदर भी, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की है डिबेंचर्स पेबल की। तो डिबेंचर्स पेबल भी एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, डिबेंचर्स पेबल या बॉन्ड्स पेबल। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ जो है वो बिज़नेस के अंदर कम होती हैं, लेकिन लायबिलिटीज़ होती हैं जो लंबे अरसे के लिए क्रेडिट इन्वॉल्व होता है बिज़नेस के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं contingent liabilities की। तो contingent liabilities are payable on the occurrence of some event or contingency। contingent liabilities जो है वो किसी भी इवेंट, जो फ्यूचर के अंदर कोई इवेंट होता है, उस अगर वो होता है तो उसकी बुनियाद पर जो लाइबिलिटी इनकर्ड होती है वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ कहलाती है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी सिग्निफाइज समथिंग विच मे और मे नॉट टेक प्लेस इफ़ लाइबिलिटी, यानी कि वो डिपेंड करता है सिचुएशन में। अगर सिचुएशन होता है तो लाइबिलिटी होगी, अगर सिचुएशन नहीं होता यानी कि उसकी ऑकरेंस नहीं होती तो लाइबिलिटी नहीं होगी। इफ़ लाइबिलिटी इज़ ड्यू टू द हैपनिंग ऑफ सच एन इवेंट इट इज़ टर्म्ड एज कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। अगर वो हैपनिंग उस इवेंट की हैपनिंग हो रही है तो वो लाइबिलिटी होगी, वरना तो नहीं होगी। Calculation of such liabilities is on the basis of what if the actual loss occurs where ever possible, and with an addition of notational calculation of damage that occurred to the person or entity. Generally, we don't include these liabilities in the balance sheet. We separately mention them as a note to the balance sheet. और आमतौर पर जो है हम इसको जो है वो बैलेंस शीट के ऊपर रिकॉर्ड नहीं करते, एक सेपरेट नोट मेंटेन करते हैं बैलेंस शीट के ऊपर कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। तो डिफॉल्ट इन सप्लाई एंड वारंटी क्लेम, breach of contract, damage to the environment, damage to the prestige of some persons or entity, and outcomes of accidents and other lawsuits. These are some examples of where liability can occur.
कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है लाइबिलिटीज़ जो मैं हमने डिस्कस की है इसके अंदर कुछ डिफरेंट लाइबिलिटीज़ की बात की है तो उसको अलग अलग टॉपिक के तौर पे अब जो है हम डिस्कस करें, जिसमें जैसे मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्टिजेंट्स लाइबिलिटीज़ में, इसी तरह डैमेज टू द इन्वायरमेंट है, डैमेज टू द प्रेस्टीज ऑफ सम पर्सन्स और एंटिटी है। तो इसको हम एक सेपरेट लेक्चर के अंदर जो है अकाउंटिंग के कॉन्टिजेंट्स लाइबिलिटीज़ को इंडिविजुअली हम बात करेंगे, ताकि छोटे छोटे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो सकें और हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके इन डिफरेंट लाइबिलिटीज़ में, कॉन्टिजेंट्स लाइबिलिटीज़ के अंदर भी और इसी तरह नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर भी, जो हमने जैसे कि डिबेंचर्स पेबल है, डिबेंचर्स पेबल और बॉन्ड्स पेबल है। इसी तरह हमने वहाँ पर बात की थी जो है वो डिबेंचर्स पेबल बॉन्ड्स पेबल की बात की थी। इसके अलावा हमने बात की थी, देखते हैं हमने जो बात की थी इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म लोन्स की बात की थी, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ की बात की थी, मॉर्टगेज लाइबिलिटीज़ की बात की थी, लीज पेमेंट्स की बात की थी, इंटरेस्ट की बात की थी, इंटरेस्ट इफ पेबल ऑन मैच्योरिटी। तो ये डिफरेंट जो है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, इसको हम डिफरेंट लाइबिलिटीज़ को जो है हम अलग अलग लेक्चर के अंदर जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम अलग अलग लेक्चर्स के अंदर उसको सही से समझ सकें। थैंक यू। Accounting course instructor Shahrukh Firozvi, MBA Banking and Finance, University of Karachi. Thank you for watching this video and don't forget to subscribe my YouTube channel and like videos and press the bell icons for more updates. If any question, you can find me at Shahrukh Firozvi, shahrukh.firozvi@gmail.com. Thank you so much.